गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि कोई बहुत ही बड़ा बड़ा जो डिस्टेंस है, जैसे अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थ और जो मून के बीच का डिस्टेंस है, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। और वो जो है जो मेथड था वो था इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर। और मैं पिछली बार कल जो वीडियो में मैं बता रहा था कि कुछ रिलेशंस के बारे में मैं बता रहा था, और वो रिलेशंस जो था वो डिग्री और रेडियन के बीच में जो रिलेशन था वो था, जैसे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 360 रेडियन हो जाएगा। समझे। अब मैंने एक और रिलेशन बताया था कि डिग्री को हम क्या किए हैं, 60 पार्ट में बांटे हुए हैं, और उसका नाम हम क्या दिए हैं, मिनट दिए हुए हैं। यानी कि एक डिग्री को 60 पार्ट में अगर हम बांटे हुए हैं और उसका नाम क्या दिए हैं, मिनट दिए हैं। ठीक है। और ये मैंने ये भी बताया था कि ये जो टाइम वाला मिनट है और ये जो मिनट है ये बिल्कुल अलग है। समझे। ये पहले से चला हुआ आ रहा है। टाइम वाला जो मिनट है वो इधर बना है। इधर का मतलब क्या हुआ, ये पहले से चला आ रहा है, और टाइम वाला जो भी मिनट और सेकंड है ना वो बाद में आके बना हुआ है। समझे। तो तुम ये सब कभी मत ढूंढने लगना ना कि अर्थ के रोटेशन के हिसाब से कुछ चक्कर होगा इसका। समझे। तो ये सारा चीज बिल्कुल भी नहीं है इसके पीछे। ये क्या है, एंशियंट मतलब बहुत पहले से ये प्रथा चला आ रहा है, और ये माना गया है, इसको 60 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया है। जैसे मीटर को क्या किया है, 100 पार्ट में डिवाइड किया तो उसका हम सेंटीमीटर नाम रखे हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ भी है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये हमारा क्या है, सेकंड है, और ये क्या है, मिनट है। क्लियर। तो ये रिलेशन तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए। ये दोनों जो रिलेशन है पता होना चाहिए। ये रिलेशन भी जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम इसी के आधार पे ना, ये अगर तीनों तुम्हें पता है तो तुम यूनिटरी मेथड लगा के इजिली 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, ये निकाल सकते हैं। समझे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन हो गया। हम इसको अब क्या कर सकते हैं, इसको हम 60 सेकंड लिख सकते हैं ना। ठीक है। इसको हम क्या कर 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 360 रेडियन। समझे। फिर हम अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं तो ये क्या होगा, 2 पाई बाई 360, और ये जो है 60 क्या होगा, इधर की तरफ आएगा तो क्या होगा, इंटू 60 रेडियन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। 60 सेकंड इक्वल टू यही हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। समझे। तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई, फिर एक और 60 हम नीचे डिवाइड करेंगे, 360 इंटू 60 रेडियन। समझे। ये हम इस तरीके से निकाल लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका थोड़ा सा जो है कैलकुलेटर से बिल्कुल भी नहीं करना, कोशिश करना है खुद से करने का। यहाँ पे जो है ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, और सॉरी ये मिनट होगा, सेकंड होगा, इसका वैल्यू, ये तुम्हें तीनों याद होना चाहिए। अगर तुम्हें ये सब नहीं याद है तो एटलीस्ट कम से कम मिनट का और ये सेकंड का याद रखो। वो भी अगर नहीं करना है तो तुम्हें क्या है, सेकंड का याद रखना पड़ेगा। समझे। सेकंड का याद रखना पड़ेगा। तो इसको मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ लिख के। ठीक है। कैलकुलेट करके लाओगे जो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का ना, ये जो पहला क्वेश्चन है ना वो भी यही चीज बता रहा है। ठीक है। यही चीज वो बताया है कि हाँ ये हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो है 1 डिग्री इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। क्लियर। उसी तरीके से 1 मिनट का जो आएगा वो क्या आएगा, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। समझे।
अब देखो ये जो तीसरा है इसका क्या आएगा, कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। समझे, ये तुम्हारा आएगा। एग्जैक्टली मैं तुमको बताऊँ सच में तो सिर्फ मेरे को ये वाला वैल्यू याद है, तो सारा वैल्यू अगर तुम नहीं भी याद करते हो तो काम तुम्हारा चल जाएगा। समझे, इसमें बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत दिमाग भी नहीं लगाना है, आसानी से तुम निकाल भी सकते हो। अब देखो यहाँ पे तुम लोग सोचोगे कि तुम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें कुछ पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है और इसमें डिफरेंस आ रहा है। जैसे मान लो कि इसमें क्या रहेगा 4.8777 इस तरीके से आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है जैसे 4.9 करके कुछ आएगा, तो कुछ ना कुछ जो है, यानी कि लास्ट वाला जो है ना ये डेसिमल जो प्लेसेस है, तो ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस वैरी करेगा। समझे, हो सकता है वैरी करे, हो सकता है तुम्हारा आ भी जाए, तो वहाँ पे मैटर करता है कि हम पाई का वैल्यू हम कितना एक्यूरेट लेते हैं। ठीक है, जो पाई का वैल्यू है हम कितना एक्यूरेट लेते हैं, कितना लोग 3.14 लेगा, कोई लोग 3.14 के आगे भी जाएगा, तो जितना आगे जाओगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, मतलब उतना बेहतर उतना हम कम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, हमारा और भी वैल्यू क्लोज होते आएगा। अब देखो तुम लोग क्या करते हो ना कि जैसे मान लो इसके पहले भी तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो गए 10th क्लास में, तो उसमें ना जैसे मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट है 4.8678 इस तरीके से, और किताब में तुम्हारा लिखा हुआ है 4.8, ठीक है, 87 ऐसे लिखा हुआ है। समझे, तो तुम क्या करते थे ना कि ये जो है और ये जो है लगभग सेम मान लेते थे, और थोड़ा सा डिफरेंस अगर रहता भी था ना तो दोनों को तुम सही मान लेते थे। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा चीज़ बताऊंगा, ठीक है, वो तरीका बताऊंगा, और ये पढ़ना है और ये ज़रूरी भी होता है कि तुम कोई भी कैलकुलेशन करोगे ना तो एग्जैक्ट किताब वाला कैलकुलेशन आएगा। समझे, वो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो कि तुम्हें इस चैप्टर में सिखाया भी जाएगा। जैसे मान लो केमिस्ट्री का अभी तुम लोग फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो उसमें कैलकुलेशन में तुम्हें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आ रही होगी, कैलकुलेशन करने का तरीका ही बताया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक क्लास में वो आसानी से हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है ना सिर्फ इसको, ठीक है, इसको तुम याद रखना है इस वैल्यू को, ठीक है, 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन जो है उसको याद रखना, और ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। समझे, ये दोनों और ये दिन होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, तो इजीली तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो इसमें क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 ये बनाने की कोशिश करोगे। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, ये तुम बनाने की कोशिश करोगे। अब देखो जैसे मान लो कि कई बार तुम्हारा tan 40 का वैल्यू tan 40 तुम्हारा आ रहा है कई बार, तो tan 40 तुम्हारा जो है ना वो पेपर में इसका वैल्यू दे दिया रहेगा, तो उसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं कि tan 40 का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। समझे कि नहीं, उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, जैसे इसी किताब में लिखा हुआ है कि थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। समझे, तो या तो इसको टोटल डिग्री में चेंज कर दो या फिर इसको मिनट में चेंज कर दो, तो मिनट में चेंज करना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा 1 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मिनट प्लस 54, कितना हो जाएगा 114 मिनट। समझे कि नहीं, इसको सेकंड में अगर चेंज करना रहा तो इसको सेकंड में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में और उतना हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ये बेसिक्स मैथमेटिक्स है, ये तुमको आना चाहिए। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन से भागोगे ना अगर तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो है चारों एग्जाम्पल जो है ये तुम बना के मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे।
ठीक है। कॉपी जो है नोटबुक तुम्हारा एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि तुम 4-5 नोटबुक ले रहे हो, किसी में फेयर कर रहे हो, किसी में न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक ही नोटबुक उठाओ और उसी में सारा चीज़ करो, ताकि तुम्हारी गलती भी पकड़ी जाए और उससे तुम्हें सुधार हो, उस चीज़ को, गलती को देख के तुम्हारे अंदर सुधार हो। अब देखो, बहुत ही लंबा डिस्टेंस, बहुत ही बड़ा डिस्टेंस मेजर करने का इनडायरेक्ट मेथड तो हम पता कर लिए थे। अगर बहुत ही छोटा डिस्टेंस हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होने का मतलब ये नहीं कि नाखून, ये नहीं कि बाल जो है हमारा उसका रेडियस, ये सब चीज़ नहीं। इससे भी छोटा है, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो साइज होते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको भी निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है। अब तुम कहोगे सर इनडायरेक्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ा इनडायरेक्ट मेथड यूज करने का? तो देखो, सबसे पहले तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है ना, वो क्या होता है, मैन मेड होता है, समझे? इंस्ट्रूमेंट का मतलब मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम यूज नहीं कर सकते उसको मेजर करने में, क्योंकि एटम जो हमारा आंख से दिखता ही नहीं है, तो हम उठाएंगे कैसे कि उठा के तुम वर्नियर कैलिपर में डालो और मेजर करो। और जो वर्नियर कैलिपर में तुम्हारा वो मार्किंग जो होगा ना, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे उसके अंदर में, समझे? तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक और तरीका है, जैसे बहुत सारा तरीका है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं, उससे हम उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक मेजर कर सकते हैं हम। ऐसा ऐसा क्यों होता है कि हम एक लिमिट तक ही मेजर कर सकते हैं? तो देखो, लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, ठीक है, एक लिमिटेशंस है कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है 450 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। तो यही लिमिटेशन जो है ना, कि इससे छोटा अगर ऑब्जेक्ट होगा ना, तो हम उसको, उसका मतलब साइज पता करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, उसको हम नहीं पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का फाइन बीम, ठीक है, यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फाइन बीम होता है ना, वो भी क्या होता है, उसमें भी वेव नेचर आ जाता है। जैसे लाइट को हमारा कभी कभी वेव नेचर हो जाता है कि लाइट में वेव नेचर है, उसी तरीके से उसमें भी आ जाता है। देखो, वेवलेंथ उसी का होगा ना जिसके अंदर में वेव नेचर होगा। तो ये सारा चीज जितना भी है ना, ये मैंने अभी जो भी बताया है, ठीक है, इस किताब में हल्का फुल्का उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये सारा चीज तुम 12th में सीख जाओगे कि क्यों आखिर लाइट यानी माइक्रोस्कोप, क्यों माइक्रोस्कोप से हम जो एक कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, तो उसका लिमिटेशंस क्या क्या है। हम क्यों नहीं माइक्रोस्कोप से कोई एटम को देख लेते हैं, आखिर क्या बात है कि एटम को नहीं देखते? तो ये सारा चीज 12th में जो लाइट चैप्टर है उसमें तुम्हें बताया जाएगा। तो देखो, यहाँ पे जैसे एस्टिमेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस हम पढ़े थे, उसी तरीके से बहुत सारा मेथड है जिसमें ना हम बहुत ही छोटा साइज भी हम आसानी से पता कर लेते हैं। बहुत ही छोटा साइज हम आसानी से पता कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में कोई मॉलिक्यूल का अगर साइज तुम्हें पता करना हो तो तुम इससे पता कर सकते हो। अब देखो, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट में जैसे जो प्रैक्टिकल होता है ना, तो उसमें भी ये चीज़ पढ़ना है, तो वहाँ पे तुम्हें करा के दिखाया भी जाएगा। तो इस किताब में दे रखा था, वो इससे उतना सवाल नहीं आता है, उतना क्वेश्चन आता नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम में, तो फिर भी मैं करा दे रहा हूँ इस चीज़ को। तो एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलेइक एसिड हम पता करते हैं, ठीक है। ओलेइक एसिड, ठीक है, ओलेइक एसिड सर्च करना, ओलेइक एसिड क्या होता है। ये चिकना लिक्विड होता है। जैसे मान लो कि पानी में साबुन मिला दिए तो वो क्या होता है, सोपी हो जाता है,
उसको हम कहेंगे मतलब कि चिकना लिक्विड। तेल तेल जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, चिकना लिक्विड। ऐसा मत समझना कि एसिड अगर नाम दे दिया गया तो वो हमेशा क्या होगा, उठा के मतलब जला ही देगा। एसिटिक एसिड जो होता है ना हम लोग खाते हैं, ठीक है, विनेगर जो नाम सुना है ना उसी को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खाने के लायक उसको बनाया जाता है, चाउमीन वाउमीन खाओगे ना तो उसके ऊपर डाला जाता है ये सारा चीज़। एसिटिक एसिड हम खाते भी हैं कई जगह आदिवासी जगह पे क्या करते हैं कि चींटी जो होता है ना इकट्ठा करके उसका चटनी बनाते हैं, चींटी का चटनी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो वो सब भी खाया जाता है और वो सब बहुत फायदेमंद होता है, खास करके चींटी, समझे कि नहीं चींटी हुई, टिड्डी हुई, ये सब चीज़ जो है ना बहुत ही फायदेमंद, प्रोटीन का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये क्या होता है, सोपी लिक्विड होता है, ठीक है, सोपी लिक्विड लिक्विड होता है। अब देखो इसका जो मेथड है बहुत ही आसान है, फाइंड करना जो इसका जो तरीका है बहुत ही आसान है। हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसका साइज क्या होगा, ठीक है, मतलब इसमें जो गलती की चांस होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली सही भी नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। और इसी वजह से तो हम क्या करते हैं, 3-4 बार एक्सपेरिमेंट करके उसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये सारा चीज़ तुम्हें बताया जाएगा कि हम एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार भी क्यों करते हैं, समझे कि नहीं। अब देखो ये जो ओलेइक एसिड होता है ना, इसका जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो 10⁹ मीटर -9 मीटर के करीब का होता है, समझे। और एटम जो होता है हमारा वो बहुत ही छोटा होता है, 10⁻10 मीटर के करीब होता है, ठीक, 10 से लेके ये 11 के का ये रेंज रहता है, इतना मीटर के करीब होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻15, ठीक है, इस रेंज का होता है, इस रेंज का होता है हमारा, समझे कि नहीं। तो जो हमारा ओलेइक एसिड होता है उसका जो है, उसका जो मॉलिक्यूल का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होता है, समझे। तो यही जो है ना हमें इसका ये जो 10⁻⁹ मीटर के जो रेंज की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, समझे। ये है जो हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूल होगा ना, अगर मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से होगा तो हमारा इसका डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, समझे। तो ये हम करेंगे कैसे, तो देखो हम सबसे पहले ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हम ओलेइक एसिड को लेंगे, ठीक? ये क्या हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड को लेंगे और इसको हम डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। डाइल्यूट करेंगे किसमें, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो, डाइल्यूट का मतलब तो पानी के हिसाब से होगा, ठीक है। हम इसको कह रहे हैं कि इसको हम कहेंगे कि इसमें ना हम अल्कोहल मिला के टोटल जो सॉल्यूशन है ना उसको हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। इसका मतलब कि हमें इसमें ये जो सॉल्यूशन है इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें 19 पार्ट हमारा अल्कोहल होगा और 1 पार्ट हमारा क्या होगा, ओलेइक एसिड होगा, समझे। तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड क्या हो जाएगा, तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन हो जाएगा, समझे। यानी कि टोटल क्या है, टोटल हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब है और उसमें हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हमारा ओलेइक एसिड है, क्लियर। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे, ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, उसको फिर हम अल्कोहल में मिला के क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर
क्यूब हो जाएगा। हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये इतना जो है ओलेइक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ओलेइक एसिड जो है उसको इसमें मिलाने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, अल्कोहल में मिलाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जो एक्सपेरिमेंट होता है ना उसमें क्या होता है ना कि जैसे ही हम इसको लिक्विड पे डालते हैं ना, वाटर के ऊपर डालेंगे तो वो क्या होगा, एकदम फाइन लेयर बना देगा। और ऐसा माना जाता है कि वो जो फाइन जो लेयर है ना वो क्या होता है, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर होता है। यानी कि देखो अगर मान लो कि ढेर सारे मॉलिक्यूल इस तरीके के रहे ऐसे, समझे, तो ये जो है पानी के ऊपर जो है, जैसे एक बीकर हम लेते हैं और हम जैसे ही हम ये उठा के इसमें से उठा के इसके ऊपर डालेंगे तो हमारा इस तरीके का लेयर बन जाएगा। लेकिन हम जब इतना इसका कंसंट्रेशन इस तरीके का कर देते हैं ना तो हम आसानी से क्या करते हैं, आसानी से इसके ऊपर जो है मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। कंसंट्रेशन हमारा जो है ओलेइक एसिड का कम है ना उसमें, तो मोनोमॉलिक्यूलर लेयर ओलेइक एसिड का उसका फॉर्मेशन हो जाता है, समझे। अब देखो जैसे मान लो ये जो है ये वाटर है, ठीक है, ये बीकर है हमारा, समझे। इसमें ना हम एक लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव कर देते हैं, हो जाएगा। लाइकोपोडियम पाउडर का हम क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, समझे। और हम क्या करेंगे कि इसमें से एक ड्रॉप उठाएंगे और इसमें हम डाल देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये इस यहाँ पे क्या करेगा, एकदम मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे तुम देखते हो पतला लेयर का फॉर्मेशन कर देना, जैसे डोसा बनता है तो देखते हो एकदम पतला पतला बनाते हैं, तो उसी तरीके से और उसको करेंगे पतला तो और पतला हो सकता है, तो एकदम मोनोमॉलिक्यूलर लेयर यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि ये हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम एक बूंद डालो और 2 बूंद डालो, 4 बूंद डालो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, समझे। तो मान लो कि हमारा जो है एक बूंद का जो वॉल्यूम है, ठीक है, एक बूंद का जो वॉल्यूम है, 1 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो तुम्हारा क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, समझे। 1 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब है। हम मान लेते हैं कि इसमें हम n ड्रॉप डालें तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, nv सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, nv सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, समझे। अब देखो इसकी वजह से क्या है, ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें से हम निकाल रहे हैं, तो एन ड्रॉप का जो है, एन ड्रॉप का जो वॉल्यूम क्या होगा, nv सेंटीमीटर क्यूब होगा, समझे कि नहीं, nv सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखो अगर हम इसमें देखेंगे कि अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड इसमें क्या होगा, समझे, इसमें अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड क्या होगा। अब ये फॉर्मेशन ऑफ लेयर बोल रहे, तब तुम सोचोगे सर अल्कोहल कहाँ जा रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है, तो वो सारा चीज़ जो है ना, ठीक है, मैं ऑफलाइन क्लास में बता दूंगा, अगर पूछोगे तो, क्योंकि जानकारी है बिल्कुल, मतलब इसके बारे में बिल्कुल भी जानना नहीं है, समझे। कि यहाँ पे मतलब इसमें जैसे ही ये पानी वाले में पड़ता है तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, अल्कोहल घुल जाता है कि नहीं घुलता है, फिर लेयर ये कैसे बन जाता है, ठीक है। बस तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है ना कि ये क्या होता है, लेयर बन जाता है। तो अब देखो ये लेयर बन गया, समझे। तो अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड क्या होगा, अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड इसमें कितना होगा, अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड इसमें कितना होगा, तो वो होगा हमारा एनवी सेंटीमीटर क्यूब इंटू कंसंट्रेशन 20 इंटू 20, ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्लियर। अब तुम देखो कि अगर हमें इसका थिकनेस पता करना हो, ये टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया ना, टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया ना, अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड का टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया। अब देखो इस बीकर का ना कुछ एरिया होगा, और ये जो लेयर बना है ना वो कुछ ना कुछ एरिया पे बना होगा, समझे। तो अगर हम देखेंगे तो
थिकनेस ऑफ लेयर इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है हम इस तरीके से क्या करते हैं ना कि अगर एरिया इनटू थिकनेस इक्वल टू ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड, ये टोटल एरिया जो बीकर में है इनटू ये थिकनेस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो थिकनेस जो हमें निकालना है लेयर का, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फ्लूइड, और वॉल्यूम हमें पता है ये चीज है, यहाँ से निकला ठीक है ड्रॉप का वॉल्यूम, फिर यहाँ से निकला ऑलिक एसिड का जो है अमाउंट, वॉल्यूम हमारा निकल गया। अब एरिया हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे बीकर का जो एरिया होगा, समझे। तो ये हम यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, NV ठीक है इंटू 20 और ये एरिया ऑफ दैट बीकर। और जब इसको कैलकुलेट करोगे ना, जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा 10 टू पावर ठीक है अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 9 ठीक है 9 मीटर के रेंज में आता है, मतलब इस ऑर्डर के रेंज में आ जाता है। तो देखो स्मॉल डिस्टेंस तुम आसानी से पता कर लिए। कौन सा मेथड था, तो इनडायरेक्ट मेथड था, समझे। तो जस्ट इसके आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे ठीक है, जो लेंथ होता है उसका रेंज क्या होगा, फिर मास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और उसके बाद से टाइम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर हम एरर पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।